पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जबकि पहले के नेता बातें बनाते थे, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में उनके नेता सिर्फ वादे करते थे, लेकिन हकीकत में वो कुछ नहीं करते थे। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देती थी, फिर राजीव गांधी ने वही नारा दिया। उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा देकर 2004 से लेकर 2014 तक राज किया। लेकिन अब देश के लोग समझ गए हैं कि असलियत क्या है। पीएम मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति बनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत अब नक्सल मुक्त हो गया है। देश के 12 राज्यों में फैला नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण मोदी सरकार ने 2014 में लिया था। पिछले 12 साल में बेहतर रणनीति और नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक ऑपरेशन ने नक्सलवाद को घुटने पर ला दिया। इस दौरान नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर देश की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई। इसने एक साल के अंदर 3620 घटनाओं को अंजाम दिया। ये वो दौर था जब वामपंथी अतिवादियों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जनजातीय समाज के भोले भाले लोगों का इस्तेमाल किया। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में बंदूक और हथियार पकड़ा दिए। जिन किशोरों को किताबें देनी चाहिए थी, उन्हें उन्मादी इतिहास की भटकी कहानियों और भारत विरोधी दस्तावेज पकड़ा दिए। जिन आंखों में सुंदर भविष्य के सपने और साहस बोने थे, उसमें अपने ही लोगों के प्रति नफरत के कांटे बो दिए गए। दशकों तक इसकी वजह से हजारों जवान बलिदान हुए। ऐसे में नक्सल प्रभावित लोगों को उसके गर्त से निकालकर देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा, रोजगार, विकास के संसाधनों से जोड़ना अहम था। लेकिन मोदी सरकार ने नक्सल मुक्त भारत करके दिखा दिया। दूर दराज के इलाकों में पुलिस चौकी बनाकर सड़कों से जोड़कर जनजातीय लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निरंतर सार्थक संवाद किया गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद उन लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए उनकी समस्या सुनने कई जगह पहुंचे और उनका समाधान निकाला। देश की सुरक्षा, सद्भावना और समन्वय की भावना को बनाए रखने में उनकी सहभागिता तय की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। वहीं सरकार के इस काम से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड मोदी जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सत्ता में आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किया जाएगा और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे कब्जाई जमीन वापस ली जाएगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ बेहद मजबूत कानून बनाए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने असम विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद धेमाजी के गोगामुख में अपनी पहली विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं गोगामुख की धरती पर उमड़े जनसैलाब और युवाओं और महिलाओं के उत्साह को देखते हुए पीएम मोदी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ घोषणा की है कि असम में बीजेपी और एनडीए की जीत की हैट्रिक लगनी तय है। वहीं पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चाहती है कि पश्चिम एशिया संकट और बढ़े ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डर और अफवाह फैला रही है। कांग्रेस लोगों को भड़काने में लगी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार कर रही है कि हालात बिगड़े ताकि वो इसका फायदा उठा सके। वहीं से पहले केरल में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने वित्तीय भूकंप आने की चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है। वहाँ एक बड़ा नाटक चल रहा है, एक त्रासदी हो रही है। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ जाकर रुकेगा। केरल और भारत के लोग सीधे प्रभावित होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, एक आर्थिक झटका, एक वित्तीय भूकंप आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कुछ नहीं कर सकते, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चलते हैं। वहीं बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की आपत्तियों पर फटकार लगाई है। लिस्ट से बाहर किए गए लाखों लोगों के दावों और आपत्तियों के मामले की जांच के लिए अपील ट्रिब्यूनल को चुनाव आयोग ट्रेनिंग दे रहा है, जिसका टीएमसी ने विरोध किया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बख्शी और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच को चुनाव आयोग के वकील दामा शेषाद्री नायडू ने बताया कि आज ट्रेनिंग दी जा रही है, कल से ट्रिब्यूनल का काम शुरू हो सकता है।
इस पर टीएमसी की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने विरोध जताते हुए कहा कि अपील ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय है, उसको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है। वहीं कल्याण बनर्जी की आपत्ति पर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताई और उनसे पूछा कि चुनाव आयोग नहीं तो काम की प्रक्रिया से उन्हें कौन अवगत कराएगा। ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस होंगे, क्या आपको लगता है कि वो प्रभावित हो जाएंगे? तो देखा आपने कैसे एसआईआर को लेकर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अप्रैल में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे केस से मोदी सरकार बड़ा धमाका कर सकती है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है, जिससे राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। जिस तरह से केंद्र सरकार एक्शन मोड में है और सरकार ने हाई कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं और फिर उसके बाद कोर्ट ने जो फैसला लिया है, उससे ये बात तो साफ है कि मोदी सरकार के पास कोई ठोस सबूत है और इसी ठोस सबूत की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी अब मुश्किल में फंस गए हैं और उनकी सांसदी भी जा सकती है। विघ्नेश शिशिर ने भी ठोस सबूत देने का वादा किया है। ऐसे में हम क्यों कह रहे हैं ये सब कुछ आपको साफ साफ बताते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ये विवाद इसलिए छिड़ा है कि क्या वो भारतीय नागरिक ही हैं या फिर ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े हैं। राहुल गांधी पर विदेशी नागरिक होने के आरोप सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए थे और फिर बाद में कर्नाटक के बीजेपी नेता एस विघ्नेश शिशिर इस मामले को लेकर अदालत पहुंचे। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस सुना जा रहा है, लेकिन इस बीच अब इसमें नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद में एक ऐसा आदेश दिया जिसने देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। दरअसल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में पार्टी के तौर पर शामिल होने की इजाजत दे दी है। वहीं सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि गृह मंत्रालय के पास इस मामले से जुड़े कई अत्यंत गोपनीय दस्तावेज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इस कैमरा यानी बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब आगे 6 अप्रैल 2026 को सरकार नागरिकता विवाद से जुड़े सभी मूल रिकॉर्ड्स और फाइल्स जज के सामने रख देगी। अब सारी निगाहें 6 अप्रैल की उस गोपनीय सुनवाई पर टिकी हैं, जहां गृह मंत्रालय की फाइलों में बंद राज तय करेंगे कि राहुल गांधी की नागरिकता पर मंडरा रहा ये खतरा कितना वास्तविक है। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के मामले में केंद्र सरकार की एंट्री अचानक नहीं हुई, बल्कि ये एक सोची समझी कानूनी प्रक्रिया और याचिकाकर्ता की मांग का नतीजा है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने मांग की थी कि नागरिकता का मुद्दा सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाना जरूरी है। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर का आरोप है कि उन्होंने जब भी सरकार से जानकारी मांगी वो नहीं दी गई और जो सबूत सौंपे गए उस पर सरकार ने इससे एक्शन दिखाया। गृह मंत्रालय ने साल 2019 में राहुल गांधी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन शिशिर का आरोप है कि इतने साल बाद भी सरकार ये साफ नहीं कर पाई कि उस पर क्या फैसला लिया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी धरती की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता और संसद सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इन आरोपों को हमेशा सिरे से खारिज करती रही है और इसे महज एक राजनीतिक साजिश करार देती आई है। राहुल गांधी की ओर से हमेशा यही पक्ष रखा जा रहा है कि वो जन्म से भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने कभी भी किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया, न ही उसे स्वीकार किया। ब्रिटेन की कंपनी पिकॉप्स लिमिटेड के जिन दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है उन्हें राहुल गांधी के वकीलों ने एक टाइपोग्राफिकल एरर यानी क्लर्क द्वारा फॉर्म भरते समय की गई टाइपिंग की गलती बताया है। उनका कहना है कि किसी निजी कंपनी के रिटर्न भरने वाले कर्मचारी की चूक को किसी व्यक्ति की नागरिकता बदलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस की लीगल टीम का दावा है कि राहुल गांधी ने साल 2003 में उस कंपनी को शुरू किया था और 2009 में उसे बंद कर दिया गया। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता भारतीय भी दर्ज कराई थी, लेकिन वैश्विक रिटर्न में अनजाने में उसे ब्रिटिश कर दिया गया। वहीं अब 6 अप्रैल को गृह मंत्रालय के अधिकारी जो रिकॉर्ड जज के चेंबर में पेश करेंगे, उसके बाद देखना होगा कि राहुल गांधी की लीगल टीम क्या दलील देती है, क्योंकि ये मामला राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद संवेदनशील है। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि उनके पास दोहरी नागरिकता है तो शायद उनकी सांसदी जा सकती है। दर्शकों, ईरान युद्ध को लेकर यह खबर सामने आई थी कि युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। पश्चिमी एशिया संकट में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कांग्रेस लगातार पीएम
मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया श्रीनेत के अलावा पार्टी के तमाम नेता सरकार पर सवाल उठा रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने यह कहा कि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश के रूप में भारत की छवि बन गई है। यहाँ तक कि छोटा पाकिस्तान का भी भारत से बड़ा रुतबा है। ये उन्होंने कहा था कि भारत की विदेश नीति विफल हो गई है। कांग्रेस ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता की पहल से जुड़े देशों में पाकिस्तान के भी शामिल होने के संबंधित खबरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि स्थिति के लिए स्वयंभू विश्व गुरु जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की यात्रा की, जिसके कारण भारत मध्यस्थता की स्थिति से उपेक्षित हो गया, जबकि भारत को ये भूमिका निभानी चाहिए थी। लेकिन दर्शकों, जो खबर सामने आई है उससे कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच खुद को बड़ा खिलाड़ी दिखाने की पाकिस्तान की कोशिश औंधे मुंह गिर गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का राग अलापा था, जिससे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने यह साफ कहा है कि पाकिस्तान जो भी मंच सजा रहा है वो उसका अपना मामला है, ईरान का उससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की इस फजीहत पर इजराइल ने भी तंज कसा है। इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत लूर हसन ने कहा है कि पाकिस्तान खुद जिहादी आतंकवाद है, वो क्या खाक मध्यस्थता करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि वो बस खुद को प्रासंगिक बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने भारत की जमकर तारीफ की है। नहूम ने कहा है कि भारत सभी का भरोसेमंद दोस्त है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा बेहतर और सफल मध्यस्थ साबित होता। वहीं ईरान भी पाकिस्तान के मध्यस्थता के दावों की हवा निकाल चुका है। पाकिस्तान के ये दावा करने के बाद वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत की मेजबानी तैयार कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान की ऐसी किसी भी कोशिश में शामिल न होने से साफ इनकार कर दिया है। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई भी सीधी बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा और बेतुकी मांगे रखी गई है। ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान के मंच का ये उसका अपना मामला है और ईरान उसमें हिस्सा नहीं लेगा। तो देखा आपने कैसे इजराइल और ईरान खुद ये इनकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के एजेंडे में फंसकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना जरूर साध रही है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन के एक बयान को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना नाम बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कर लेना चाहिए। दरअसल हुसैन ने ईरान इजराइल अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कहा था कि भारत की छवि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश की बन गई है। इस तरह की छवि बन गई है कि भारत छोटा पाकिस्तान बन गया है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता को लेकर आई खबरों पर हुसैन और कांग्रेस के जो नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे वो अब कुछ भी बोलने के लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि पहले ही ईरान और अब इजराइल ने खुद इस दावे की हवा निकाल दी है। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भाषण देते हुए देश से नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत से नक्सलवाद की समाप्ति की डेडलाइन 31 मार्च तय की गई थी और देश से नक्सलवाद की समस्या अब खत्म हो चुकी है। नक्सलवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 60 साल से कांग्रेस ने भारत पर शासन किया, लेकिन आदिवासी इसके बाद भी अब तक विकास से दूर बने रहे। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नक्सलवाद की असली वजह बताते हुए अमित शाह ने कहा कि इसका मुख्य कारण विकास का ना होना नहीं है, नक्सलवाद तो एक विचारधारा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दादा नक्सलवाद का शिकार हो गए थे। 35 साल पहले हुई इस घटना के बाद आज तक उनके दादा की लाश भी नहीं मिल पाई है। नक्सलवाद को लेकर अपनी आपबीती निशिकांत दुबे ने खुद संसद में बताई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि वो उस परिवार से आते हैं जहां उनके दादा नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए। आज भी उनकी लाश नहीं मिली। पिछले 35 साल से वो अपने दादा को ढूंढ रहे हैं, उनका श्राद्ध तक नहीं हो पाया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं झारखंड में जिस पार्टी के नेता बाबूलाल मराडी के बेटे, जिनकी शादी 1 महीने पहले हुई थी, उसे नक्सलियों ने गोली से मार दिया। वो मुख्यमंत्री थे। मैं उस झारखंड राज्य का सांसद हूं जिसमें 24 से 18 जिले नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय 15 नेपाल सदा के लिए चीन के हाथों चला गया। नेहरू जी के अहंकार और फुफकार के कारण 21 मार्च 1960 को नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी कोइराला ने चीन के साथ एक समझौता किया। नेहरू जी ने कोइराला साहब को धमकी भरा पत्र भेजा। आज ही के दिन 31 मार्च 1960 को यह भेजा गया। कोइराला जी को जबरदस्ती भारत बुलाया गया। नेपाल के राजा महेंद्र जी ने नेपाल में यह घोषणा की कि भारत नेपाल को अपने देश में मिलाना चाहता है। नेपाली जनता में असंतोष भड़का। चुनी हुई बीपीजी की सरकार बर्खास्त हुई। नेपाल के राजा महेंद्र जी ने भारत के सीने पर कील ठोक कर 31 अक्टूबर
1961 में नेपाल चीन बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया। नेपाल से हमारी दूरी की कहानी चालू हो गई। हिंदू राष्ट्र खत्म हुआ। वहीं लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई बार सार्वजनिक रूप से नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने वालों के साथ देखा गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी वामपंथी उग्रवाद के शिकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नक्सली उग्रवादी नेताओं से ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अपनी टॉप लीडरशिप से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता वामपंथी उग्रवाद के शिकार हुए हैं। कई की इसमें जाने जा चुकी है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म होने का वो स्वागत करते हैं, लेकिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने का स्वागत है, लेकिन इसके लिए शहादत किसने दी। उन्होंने दावा किया है कि जिस पार्टी ने शहादतें दी उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें